आज हमारा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है कृषि। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ेंगे, जैसे कि भारत एक कृषि पर आधारित देश है। यह विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, वर्ष भर पर्याप्त तापमान तथा फसलों के लिए लंबी काल प्रबंधन मिलते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में ग्लेशियर पिघलने से वर्ष भर पानी रहता है तथा भूमिगत जल मानसूनी वर्षा के कारण उपस्थित रहता है। अधिकांश भागों में वर्ष भर में 3 से 4 महीने ही होते हैं। 15% क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है, लेकिन जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ साल में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से है। भारत में 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। यही जनसंख्या का भोजन कृषि से ही पर्याप्त है। कई उद्योगों से कच्चा माल मिलता है। धरातलीय विविधता के कारण भारत में तीव्रता फसलें पाई जाती है। देश की 24% आय कृषि पर ही प्राप्त होता है। भारत में कृषि के लिए भूमि अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि यह भूमि पर निर्भर है। स्थानीय संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। आगे कृषि योग्य भूमि के 4 प्रकारों की भूमि आती है, जैसे कि पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा चालू परित भूमि, अन्य परित भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अगला जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ गया है। ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन के 2 ही रूप बढ़ाया जा सकता है। पहला है प्रति हेक्टेयर उपजाऊ में, दूसरा है एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि अधिकांश फसलों की उपजाकर इसे रहस्य गहनता कहते हैं। सहस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। सहस्य गहनता की प्रभावित करने वाले कारकों की पूंजी लगाकर प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सहस्य गहनता के निवेश उपयोग में गहन संबंध है। सहस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारकों की सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यांत्रिकीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पादन, उचित मूल्य आदि प्रमुख है। उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण भारत में पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। जब हम फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर की जाती है तो उसे हम वर्षा प्रोसिस्ट कृषि कहते हैं। यही 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि। अगला है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। भारत के अधिकांश कृषि वर्षाधीन है। विभिन्न भौगोलिक परिवेश एवं सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर यह कई प्रकार की कृषि की जाती है। पहला पारंपरिक जीविका निर्वाह कृषि। इसके परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार पर भी परंपरागत होते हैं। अगला तीसरा है गहन जीविका कृषि। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ इस कृषि को अपनाया जाता है। इससे परंपरागत कृषि कौशल्य के साथ साथ तरीके का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमारा व्यापारिक कृषि। इसमें फसलों व्यापार के लिए उपजाए जाते हैं और
अगला है व्यापारिक कृषि। इसमें फसलों को व्यापार के लिए उपजाई जाती है और इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक, अधिक पैदा देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अगला है भौगोलिक तथा सांस्कृतिक निर्वात के कारण उनके प्रारूप तथा पद्धतियों में विभिन्नता होती है। यह ऋतु से संबंधित 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद या गर्मा फसल। अगला रबी फसलों को जोड़े के महीने में अक्टूबर से सितंबर के मध्य में उपजाया जाता है, जिससे कि गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूरी, सरसों आदि की खेती होती है। अगला है खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली आदि आते हैं। अगला खरीफ फसलें और रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उपजाई जाती है उसे हम जायद या गर्मा फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत मकई, धान एवं सब्जी की खेती की जाती है। भारत में वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार, कृषि प्रसिद्धि के आधार पर विविध फसलें उपजाई जाती है। पहला चावल। भारत के प्रमुख खनन फसलें हैं। विश्व में 22% चावल क्षेत्र भारत में है तथा भारत की कुल कृषि भूमि 23% इसके कृषि के अंतर्गत इसके लिए 20 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए फसलों के लिए 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इसलिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और इसकी कृषि के मानव श्रम अत्यंत आवश्यक होती है। इसका अधिकांश खेती जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में, डेल्टाई तथा एवं तटीय भागों में तथा हिमालय पर्वतीय की निचली घाटियों में सीढ़ी नुमा खेती बनाकर किया जाता है। अगला गेहूँ हमारे देश के दूसरा प्रमुख खनन फसल है। भारत विश्व के कुल गेहूँ उत्पादन का 8% उत्पादन करता है। यहाँ जाड़े की ऋतुओं में उगाया जाता है और इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश के कुल गेहूँ उत्पादन 2/3 हिस्से में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। आगे है हमारा मोटा अनाज। अगला ज्वार, बाजरा और रागी देशों के प्रमुख मोटे अनाज है। अगला ज्वार वर्षा पर निर्भर कृषि है। भारत में महाराष्ट्र 51% ज्वार पैदा करता है। भारत का 75% ज्वार पठारी भागों में पैदा किया जाता है। अगला है बाजरा या कृषिगत भूमि के 7% भूमि उपजाया जाता है। यह बलुआ और उजली काली मिट्टी पर लगाया जाता है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र है। रागी यह लाल, काली, बलुई, दोमट और उजली मिट्टी पर उगाया जाता है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, सिक्किम आदि प्रमुख हैं। अगला है आगे है हमारा मकई। इसका प्रयोग मनुष्य को भोजन एवं पशुओं का चारा के रूप में किया जाता है। इससे कि ग्लूकोज तथा मंड होता है। यह एक खरीफ फसल है तथा इसे 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान पर 75
75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में 3.6 से 3.6% कृषिगत भूमि पर उगाया जाता है। अगला है दाल। अरहर, उड़द, मूंग, मसूरी, मटर और चना मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है। इसकी 90% खेती शुष्क कृषि तकनीकों के अंतर्गत की जाती है। दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमियों को उर्वरक बनाती है और दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। अगला गन्ना। यह बांस की प्रजाति का पौधा है जिससे कि मीठा रस निकलता है और इसे गुड़ तथा चीनी बनता है। यह एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं। यह 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यह गहरी दोमट मिट्टी का इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। अगला भारत में यह दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पंजाब गुरुदासपुर तक उगाया जाता है। अगला है तिलहन। देश में कुल कृषिगत भूमि के 12% पर कई प्रकार की तिलहन फसलें उपजाई जाती है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, बीनैल, अलसी, सूरजमुखी आदि प्रमुख। इनका इस्तेमाल भोजन के प्रयुक्त होने वाले तेल, साबुन, प्रसाधन एवं आवंटन में होता है। अगला मूंगफली एक खड़ी फसल है। यहाँ देश के कुल कृषिगत भूमि के 3.6% पर पैदा किया जाता है। गुजरात इसके उत्पादन में सर्वप्रथम है। अगला अन्य उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त राई, सरसों, तार, मिर्च आदि भी आते हैं। अगला है पाल कृषि के लिए हानिकारक है। इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया जाता है, जिसमें उन्हीं बीजों का प्रयोग तथा सिंचाई शामिल होता है और इसके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान द्वारा प्राप्त होता है। तीसी एक अन्य रबी तिलहन फसल है। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलकर 10% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। अगला है चाय। यह भारत के महत्वपूर्ण पेय फसल है। यहाँ सदाबहार झाड़ियाँ होते हैं जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है और चाय उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय पौधे हैं। इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा का जललूब जमीन आवश्यक है। सुबह का कुहासा तथा प्रतिदिन बौछार पत्तियों की उपज में सहायक है। मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश, लोहास तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और झाड़ियों के निराई गुड़ाई के लिए काफ़ी मानव श्रम की आवश्यकता है। अगला प्रमुख रूप से असम के ब्रह्मपुत्र एवं सूरत घाटी, पश्चिम बंगाल के यहाँ के ब्रह्मपुत्र एवं सूरजा घाटी, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों एवं तमिलनाडु नीलगिरी एवं पहाड़ियाँ हैं। अगला कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फसल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला कॉफ़ी 3 प्रमुख फसलें हैं। पहला
लिबेरिक रोबास्ट। अरोबिका। अगला, भारत में उत्तम किस्म के अरोबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है, जिसका पूरा विश्व में मांग है। आगे है, चाय के लिए मिट्टी ह्यूमस आवश्यक चाहिए। अगला है, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। अगला है, बागवानी फसलें। बागवानी फसलें के अंतर्गत विविध फसलें, सब्जी, कंदमूल, मसाला, औषधियाँ एवं सुगंधदायक पौधे आते हैं। भारत में उष्ण एवं शीतोष्णकटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन है। या अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नागपुर, केले के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश लीची, मेघालय अनानास और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर के लिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब के लिए और नाशपाती खुबानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्चा केरल, पश्चिम घाट तथा नारियल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में होता है। अगला है, अखाद्य फसलें। रबर भूमध्यरेखीय जलवायु के फसल है और इसमें उत्पादन के लिए अधिक तापमान तथा आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और यह प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गरों की पहाड़ियों में उगाया जाता है। आगे है, रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम फसलें मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती है। कपास, भारत को कपास का मूल स्थान कहते हैं। यह उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंध पौधे हैं तथा इसे हम 210 दिन माल रहित मौसम की आवश्यकता होती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है एवं तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। जूट, इसे सुनहरा रेशम भी कहते हैं। इसके लिए चिकनी युक्त मिट्टी में गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रेशम तैयार होने के बाद इसे सड़ने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। परंपरागत तरीके से कृषि करने की वजह से कृषि में काफी पिछड़ापन पाया जाता है। अधिकांश मानसून पर निर्भर करती है और सिंचाई का भी विकास हुआ है। अंततः कृषि के अर्थव्यवस्था का विकास आग बनाने के लिए इसमें तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कृषि का सुधार लाना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जोते का चकदाबंदी, जमींदारी प्रथम समाप्ति एवं सहकारिता का विकसित करने का प्रयास किया गया है। हरित क्रांति में एक मील का पत्थर साबित हुई तथा खेती क्रांति के दुग्धन उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि है। अगला इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारा। पहला है
निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दे। भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम लिखे। तो भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण अनाज चावल, गेहूँ। दूसरा है, भारत में कौन कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो भारत में 3 प्रमुख मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी। अगला है, भारत के 3 नगदी फसलों के नाम बताइए। भारत के 3 नगदी फसलें का नाम है चाय, कहवा, कपास। अगला है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसलें कौन सी है। तो हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल चाय है। अगला, भारत की 3 नगदी फसलें का नाम बताएं। भारत की 3 नगदी फसलें का नाम है चाय, कहवा तथा कपास। अगला, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसलें हैं चाय। अगला है, अंतर बताएं। अगला है, दूसरा, नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। तो पहले, रोपण फसल यह एक प्रकार के व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह इसमें कृषक की स्थिति होती है। इसका उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल की भांति उपयोग किया जाता है। अगला, नगदी फसल। इस कृषि के किसान अधिक पूंजी कृषि तकनीकों का निवेश किया जाता है और इसमें अधिकांश पैदा देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। अगला है, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि। इसका उत्तर है, व्यापारिक कृषि में फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीकों का निवेश किया जाता है और इस कृषि में अधिक पैदावार देने वाला परिष्कृत बीज, रसायन खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि उपयोग किए जाते हैं। इसलिए किसान अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कृषि की पद्धति को भारत में बड़े स्तर पर पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया है। इस कृषि की पद्धति के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं की खेती की जाती है। अब पंजाब और हरियाणा के इस पद्धति के अंतर्गत बासमती चावल की खेती भी होती है। अगला, निर्वाह कृषि। यह प्राचीन काल की कृषि का तरीका है। इससे की परंपरागत तरीके की खेती की जाती है। इसमें खेती करने के लिए परंपरागत औजार जैसे खुरपी, हल, कुदाल आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें जमीन की जुताई कराई जाती है और नहीं हो पाने के कारण बीजों को जैसे जैसे बोए दिया जाता है और फसल पकने पर कटाई कर ली जाती है और इस कृषि के आधुनिक तरीके का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसका वजह से उपज कम होता है और इसमें भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण प्रति इकाई उत्पादन भी कम होती है। इसमें फसल उत्पादन मुख्यतः जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। मणिपुर में इस कृषि को पामलू, अंडमान निकोबार एवं छत्तीसगढ़ बक्सर जिले में दीप कहते हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द में लिखे। तो हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसलें कौन है। खरीफ फसल। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसलें कौन है। रबी फसल। भूमि जिसे खेती कर छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, वह चालू पारित भूमि। अगला क्वेश्चन है, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसल की खेती कौन है। व्यापारिक कृषि। दूसरा है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है,
पहला है इसका जो इसका उत्तर है पहला, भारत में उपजने वाली दो खाद्य नगदी फसल रेशम फसलों के नाम लिखिए। अगला है, भारत में उपजने वाली दो खाद्य फसलें चावल गेहूं, नगदी फसल चाय कहवा, रेशम फसलें कपास और जूट। दूसरा, उपयुक्त फसलों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो उपयुक्त फसल और राज्यों का नाम, चावल या पश्चिम बंगाल बिहार, गेहूँ उत्तर प्रदेश पंजाब, चाय हिमाचल प्रदेश से और आंध्र प्रदेश में कहवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में कपास, महाराष्ट्र गुजरात में जूट। नदियों के डेल्टा गंगा एवं निचले मैदान। अगला है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में उपजाई जाने वाले वर्षाधीन फसलें का नाम लिखे। अगला है, भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसलें का नाम है। पहला है, धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली। दूसरा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर होगा, हमारे देश के एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के जनसंख्या में 2/3 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि मानसूनिक है। यहाँ सिंचाई में बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, अतः यहाँ की मात्र का कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ की शुद्ध राष्ट्रीय आय में 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षिप्त में लिखें। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय कृषि में निम्नलिखित उत्पादकता के निम्नलिखित कारण है। जैसे कि पहला, सिंचाई की समुचित व्यवस्था का अभाव, परंपरागत तरीके से की गई कृषि। तीसरा है, उन्नत बीजों का अभाव। चौथा, मानसूनिक पर आधारित कृषि। पांचवा, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके का अभाव। और छठा, जनसंख्या का दबाव। छठा क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो गेहूं, इसका उत्तर होगा, गेहूं की कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 से लेकर 70 के दशक में हुआ था। इसके अंतर्गत सरकारी उन्नत बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग कर खानों के उत्पादन के अत्यधिक वृद्धि की गई थी। अगला, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। अगला, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, भारत के एक कृषि प्रधान और कृषि यहाँ की जनसंख्या के लगभग 2/3 लोगों के आजीविका के साधन है। अगला, कृषि से यहाँ के लोगों के लिए भोजन पर्याप्त होता है। अगला, उद्योगों के लिए उच्च माल कृषि से प्राप्त होता है जैसे कि जूती वस्त्र, यहाँ सूती होना चाहिए था, तो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कपास, चीनी उद्योगों के लिए गन्ना आदि। भारत के जलवायु और मिट्टी के विविधता पाई जाती है, जिस कारण फसलें की विविधता भी पाई जाती है। अगला, देश की राष्ट्रीय आय में कृषियों का 24% योगदान। 8वां क्वेश्चन है, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें का नाम लिखिए। तो उत्तर है, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलों का नाम, खाद्यान्न फसलें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और व्यावसायिक फसलें कॉफी, चाय, गन्ना, कपास। कारण बताएं। अगला, पहला, कपास की खेती दक्कन प्रदेश के काली मिट्टी के अधिकांश से होती है। तो इसका उत्तर होगा, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः की जाती है, क्योंकि दक्कन प्रदेश की मिट्टी लाभ निर्मित काली मिट्टी होती है, जिसमें अधिक समय तक नमी बनाने की क्षमता होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, गन्ने की उपज उत्तरी भारत के अपेक्षा दक्षिणी भारत से अधिक है। तो इसका उत्तर है, गन्ना बांस प्रजाति का एक पौधा होता है, जिसमें मीठा रस निकलता है। इसे गुड़ और चीनी
चीनी तथा गुड़ मिलता है। यह एक उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यहाँ 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती हो रही है। कम वर्षा वाले प्रदेश में इसकी खेती नहीं होती है। इसकी खेती उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है, क्योंकि दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। अगला है भारत कपास और आयात एवं निर्यात दोनों करता है। तो इसका उत्तर है भारत में कपास मूल्य स्थान कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करना, और यह एवं उष्ण कटिबंधीय पौधे तथा इसे हम 210 दिन माल रहित मौसम की आवश्यकता होती है। अगला है भारत में उच्च कोटि के कपास का उत्पादन करता है, अतः वह कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। अगला है भारत में विश्व का अग्रणी चाय निर्यातक देश है। इसका उत्तर होगा चाय एक सदाबहार झाड़ी है जिसका पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इससे कीथीन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने पर ताज़गी महसूस होती है, और भारत इसके उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है तथा यह उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन करता है जिसका पूरे विश्व में मांग होता है, और इसलिए यह विश्व का अग्रणी चाय निर्यातक देश है।